नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मुझे को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 में लगी हुई कहानी चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी जो है भीष्म सानी द्वारा रचित है। चीफ की दावत पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में होता है। इस कहानी में मुख्य पात्र शामनाथ रहते हैं, उनके बॉस रहते हैं और उनकी पत्नी और उनकी बूढ़ी माँ इसमें दिखाया गया है। यह कहानी में माँ के त्याग और बेटे की उपेक्षा को दर्शाती है और शामनाथ अपना अफसर मतलब बॉस के प्रमोशन को लेने के लिए वो अपने घर में चीफ को दावत पर बुलाते हैं और अपनी बूढ़ी माँ को एक प्रकार से प्रमोशन करवाने के लिए उससे काम भी करवाया जाता है। साथ ही उसे एक प्रकार से छुपाया भी जाता है। लास्ट में जब कोई उपाय नहीं चलता है तो उसको एक चीज़ बनाने के लिए कहती है। तो देखते हैं इसका एक एक लाइन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी हम सभी के लिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मोटिवेशनल मिलने के साथ साथ और भी बेहतर वीडियो हम आप सभी के बीच में लाते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य विषय, चीफ की दावत। इसके लेखक हैं भीष्म सानी। कहते हैं आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उसकी पत्नी, धर्मपत्नी, पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। मतलब काम घर को सरियाने में पूरी तरह से व्यस्त थी और पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने हैं, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए हुए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फरिश्त हाथों में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं। मतलब इधर से उधर सामान को सरिया रहे हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नेपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंचाए गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे, पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन आ खड़ी हुई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका ध्यान था और ना ही कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की और घूम कर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? किसमें बोले? अंग्रेजी में। इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। श्रीमती काम करते करते ठहर गई, मतलब रुक गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएंगे। सोमनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरों की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना घर फिर से यहाँ शुरू हो जाए। पहले से ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए।
मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही वो अपने काम निपट ले। कितने बजे आने वाले थे? 8 बजे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद खर्राटने लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, मतलब उनको खर्राटा सुनाई देगा, जो कि उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर मम्मी खर्राटा मारेगी तो, और उनको तो सुनाई देगा ही। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर आवाज़ बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो ड्रिंक ही करते रहते होंगे। रामनाथ कुछ ही छीन उठे, हाथ छटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। ये बात कौन बोले थे? रामनाथ बोले थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो, वह जाने। मिस्टर रामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। और उन्हीं कदमों की माँ कोठरी के बाहर जाकर खड़े हुए। माँ दीवार के पास के साथ एक चौकी पर बैठे, दुपट्टे में मुंह सिरे लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधे चल जाए, मतलब अच्छे तरीके से निकल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना। कौन कहते हैं? रामनाथ। मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। तो मतलब ये क्या है? मांस मछली पूछ सकता है कि कब उसकी माँ खाना नहीं खाती है, तो जब घर में मांस मछली बनती है। जैसा भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गोसाली खाने के रास्ते में बैठकर रह जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से मेरी बीमारी हुई है, नाक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये स्वाभाविक भी है, ये किसी की बस की बात नहीं होती। सोमनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर बैठ नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुद के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाव पहनकर खड़े आना। मतलब उनको दिखाना था कि हाँ, घर में सब बेहतर है, या फिर
मम्मी अच्छा से रहती है। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ा उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। माँ कहती है। मिस्टर रामनाथ सिगरेट मुंह पर रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। रामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सोमनाथ को चिंता थी कि अगर शिव का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो, ये इम्पोर्टेंट है। पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने अंग्रेजी में अपनी स्त्री को कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, शिव को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा, मतलब पानी फिर जाएगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार सूट पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखों जैसी, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओंठ में छिप गए थे। पहले से कुछ भी कम कुरूप नजर आ रही थी, मतलब अच्छी लग रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं, बेटा कहता है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। ये भी पूछा जा सकता है किस बात को लेकर उसको तीर की तरह लगा था, तो चूड़ियाँ उड़ियाँ बिक गए थे। तिनिक बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो। नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका कुछ न बनकर ही आया हूँ। नीरा लंडूरा तो नहीं लौटाया। जितना दिया था उसे दुगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए। बेटा तुम्हारे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सोमनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सोमनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते रह गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ जाए और उसने कुछ कह दिया या पूछ दिया तो क्या जवाब देगी? अंग्रेजी को दूर से ही देखकर घबरा उठती है। यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सोमनाथ की पार्टी सफलता के लिए शिखर चूमने लगी। वर्तमान उसी रोह में बह रहा था जिस रोह में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट पैदा नहीं थी या नहीं हुई, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी। इम्पोर्टेंट है, क्या पसंद आई थी? विस्की। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेम साहब को क्या पसंद आए थे? पर्दे। सोफ़ा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आ गई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब को ड्रिंक के दूसरे दौर में चुटकुले और कहानियाँ
कहने लग गए थे। ये क्या क्या कहने लगे थे? कहानियां और चुटकुले। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दफ्तर में जितना रोप रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त कवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और ब्राउन पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे की बैठी और देसी स्त्री आराधना का केंद्र भी बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रोह में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घुट पी खाकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और मेहमान लोग जा रहे थे। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सासा से ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा, मतलब नष्ट होने लगा। बरामदे में से ऐट कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी हुई थी, मगर कोई पांव कुर्सी की सिरे पर रखे हुए हैं और सिर दाईं ओर से बाईं ओर से दाईं ओर झूल रहा था। और माँ से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटी तो फिर से दाएं से बाएं ओर झूलने लगता। पल्ला सिर पर खिसक आया था और माँ के झर्रे हुए बाल आधे गंजे के सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहे कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी उनके मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने। चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देख एक ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई। जब से जमीन से देखने लगी, उन्होंने पांव लड़खड़ाने लगे और हाथ की उंगलियों को थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और सिसकियां हुई नजरों से सामनाथ ने चीफ की ओर देखने लगा। किसी तरह बात को टाल देना चाह रहा था सामनाथ। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझाते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी और माँ कहती, माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला था। कौन सा हाथ में था? दाएं हाथ में माला था। घबराहट में माँ ने बायां हाथ की ओर साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सोमनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ नहीं। मतलब दायां हाथ मिलाया जाता है, बायां हाथ नहीं। मगर तब चिप माँ का हाथ बायां हाथ ही बार बार हिला कर रहे थे। हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से कुचाते हुए बोली, हाउ डू डू, मतलब मैं ठीक हूँ। एक बार फिर कहकर उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चकने लगे थे। सोमनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए था और माँ
सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह के शराब की बू आ रही थी। सोमनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधने देखने लगे। माँ साहब कहते हैं कि कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत तुम्हें कोई कितने ही याद होंगे। कौन सा गाना सुनाते हैं? पुराना। माँ धीरे से बोली, मैं क्या सुनाऊंगी बेटा, गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी और टालता है। साहब ने इतना रिज से कहा, नहीं गाऊंगी तो सब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनरा दे। मतलब जो भी आता है। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे की चेहरे की ओर देखती है, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज से कहा, माँ। इसके बाद माँ हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लज्जित आज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरिया नी माई, हरिया नी भीड़े, हरिया ते भागी भरिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देसी स्त्री खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। कितनी पंक्तियां? 3 पंक्तियां। इम्पोर्टेंट है। बरामद बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना ही बंद ही नहीं कर रहे थे। सोमनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग ला दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? कहाँ की? पंजाब की। सोमनाथ खुशी से झूम रहे थे, बोले, ओह बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करवाऊंगा। कहने का मतलब है पंजाब में और क्या क्या चीज़ बनती है, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने फिर सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर से पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांग रहा। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं, इस चीज़ को देखना था। सोमनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियाँ बनाती है क्या, और फुलकरियाँ बनाते हैं, 2 चीज़। फुलकारियाँ क्या है? सोमनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुराने फुलकारी थी, जहाँ जहाँ से उसके तागे टूटे हुए थे, कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सोमनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नया बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही। फिर डरते डरते माँ धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सोमनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप इसे उस देख कर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर पर उठी और सबसे नजरें बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, वह बार बार उमड़ आते, जैसे वर्षों का बांध तोड़कर उमड़ आया हो। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात की तरह, पानी की तरह जैसे थमने ही ना रहे थे। आधी रात तक वक्त हो गया। मेहमान खाना खाकर एक एक करके
जा चुके थे। माँ दीवार से सट पर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखते जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव की ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सोमनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनखने की आवाज़ आ रही थी। तभी सासा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? यह अपने आप से प्रश्न कर दिया। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ गए आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब, क्या कहते हैं, साहब तुमसे इतने खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं कब से कह रही हूँ। कहाँ भेजने की बात किया जा रहा है? हरिद्वार की। सामनाथ का झूमना सासा बंद हो गया और उनकी परेशानी फिर से तनाव में बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर में हट गई। क्या कहा माँ? या कौन सा राग तुम फिर छेड़ दिया है? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते हुए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहो रहो। मैंने अपना खा पी लिया। अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगी की बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने की फुलकारी देने का इकरार किया है। मैं मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी? कौन कहता ये? सामनाथ कर। धोखा देके चली जाओगी, मेरा काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं? वो पूछते हैं ना, जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब मेरी तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियाँ भरा हुआ मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी ना बेटा? तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खूब खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। और यहाँ पर ये कहानी होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप सभी को पसंद आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।